वालेकुम दोस्तों, मैं खुश मुल्क पर अदलिया का राज होगा या फौज का? लड़ाई जनाब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है और पाकिस्तान की मुक्तदरा ने इस हवाले से संजीदा मुशावरत का आगाज कर दिया है कि नाकाबिल कबूल सूरत हाल को काबिल कबूल हालात में कैसे तब्दील किया जाए। और इस गैर रस्मी मुशावरत में जहां मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर हुआ है, वहीं पर इमरानदार जजों के खिलाफ अग्रेसिव अप्रोच अपनाने का फैसला किया गया है। और इस हवाले से एक अहम पेशरफ्त भी सामने आई है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट ने सब के जो है ना वो क्या कहते हैं नर्व्स, उसको टेस्ट करने का ना सिर्फ फैसला कर लिया है बल्कि उसके लिए एक अहम तरीन मामले को, अगर मैं आपसे ये कहूं कि उसको स्टेज कर दिया है, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। वो पेशरफ्त क्या है यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। अगर हमने इस पेशरफ्त का जायजा लेना है तो मैं हालिया दिनों में जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के दरमियान तनाज़ा है, इसकी तह में जाकर देखने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान में इस वक्त अदलिया और फौजी एस्टेब्लिशमेंट का टकराव साइफर केस का फैसला आने के बाद मजीद तनाव का शिकार हो गया है। अदलिया और फौज अब आखिरी राउंड में आ गई है और अब यह बात कही जा सकती है कि इस बात का फैसला होना है कि ताकत किसके पास है और इस ताकत को इस्तेमाल कौन करेगा। मुझे इस तरह का एहसास हो रहा है जैसे जैसे साइफर केस का फैसला आया है, उसके बाद अब फौज, पार्लियामेंट और दीगर सियासी जमातें मिलकर अदलिया को नुक्कर में लगाने की या कॉर्नर करने के लिए अपने तमाम तर इख्तियारात या ताकत को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ताकत की लड़ाई में आखिरी जीत उसी की होती है जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ और एब्सोल्यूट पावर के साथ दूसरे को ज़ेर नगी कर लेता है। और यही कश्मकश इस वक्त पाकिस्तान के इदारों में है। एक इदारे की ये ख्वाहिश है कि वो इमरान खान और उनकी जमात को हर तरह के इल्ज़ाम से पाक साफ करके एक मरतबा फिर सेंटर ऑफ द स्टेज पर लेके आए, जबकि ताकत के इसी खेल के एक दूसरा फरीक है, उसकी ये ख्वाहिश है कि इस फरीक जिसको वो सेंटर ऑफ द स्टेज पर लाना चाहते हैं, यानी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये उसको बिल्कुल ही तबाही फेर दें, उस पर ऐसा रोलर फेरें कि जनाब वो स्लेट बन जाए। और इस कश्मकश के अंदर जो सूरत हाल है, जिस तरीके से आइन और कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, वो बहुत ही ज्यादा संगीन मरहले में दाखिल होती चली जा रही है और इस सूरत हाल को ज्यादा देर तक अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, लेकिन हुक्काम के पास जो है इमरान खान को बाहर ना लाने के लिए रियासती ताकत और मुकदमात की भरमार का ऑप्शन मौजूद है। लेकिन इन मुकदमात की भरमार के नतीजे में क्या इमरान खान की रिहाई के रास्ते में रुकावट क्रिएट की जा सकती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर आप गौर करें, अगर खावर मनिका साहब इद्दत केस के फैसले वाले दिन शाहरुख अर्जुमंद की अदालत के अंदर सीन क्रिएट ना करते, जज साहब को मजबूर ना करते और इमरान खान साहब के वहां पर मौजूद साथी जनाब खावर मनिका साहब को चिपेड़े ना मारते, तो शायद आज इमरान खान साहब जेल के अंदर ना होते, क्योंकि उस केस का फैसला हो जाता और उस फैसले में भी मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब के हक में ही आना था, क्योंकि इस वक्त जो जुडिशियल ट्रेंड है वो इमरान खान साहब की फेवर में है। लिहाजा खावर मनिका, ऑल क्रेडिट गोज टू खावर मनिका, जिसकी वजह से इमरान खान अभी तक अंदर मौजूद है। इमरान खान साहब को अब तक 4 मुकदमात में सजाएं हो चुकी हैं, जिसमें सिर्फ एक मुकदमा इद्दत केस ऐसा है जिसमें इमरान खान साहब की अभी तक बरीयत नहीं हुई। और अब नए जज यानी अफजल मजूका साहब की अदालत के अंदर इस केस को शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पर अफजल मजूका साहब ने इस केस को 25 जून के लिए फिक्स किया है, जबकि आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अब सेशन जज इस्लामाबाद के रूबरू इस बात की दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि जनाब अफजल मजूका साहब को इस बात का पाबंद किया जाए कि वो 25 जून से पहले ही इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर करें और इमरान खान साहब को इस मुकदमे में रिलीफ देने के या कम अज कम उनको अबूरी जमानत पर रिहा करने के अहकामात सादर करें, क्योंकि अब इमरान खान साहब के ऊपर इसके अलावा कोई और मुकदमा नहीं। और अगर आप एक लम्हे के लिए इस बात को फर्ज कर ले, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये जो ट्रेजेक्टरी है ये इसी बात की तरफ इशारा करी है कि अदालतें इस वक्त इमरान खान के लिए नरम गोशा रखती हैं और वो उनको हर सूरत सेंटर ऑफ द स्टेज पर लाकर बिठाना चाहती हैं, यानी इख्तदार के ऊपर इमरान खान साहब का तसल्लुत यकीनी बनाना चाहती हैं। इस चक्कर के अंदर अगर इमरान खान साहब की रिहाई का हुक्म सादर कर दिया जाता है तो क्या
اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ ایک قابل قبول آپشن ہوگا؟ میرا جواب ہے یقینی طور پر نہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ابھی اس کی یہی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر ہی رہنے چاہیے اس وقت تک جب تک عمران خان ٹوٹ نہیں جاتا اور عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے روبرو گھٹنوں پر بیٹھ کر اپنے کیے کی معافی نہیں مانگ لیتا اور آئندہ سے اچھا بچہ بننے کا عہد نہیں کر لیتا۔ اور عمران خان اس وقت طاقت کے جس لیول پر آ چکے ہیں ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جھکنے کا کوئی اور امکان نہیں۔ اگر آپ غور کریں تو سابق صدر جناب عارف علوی صاحب نے آج سے چند روز پہلے بھی اور کل بھی میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کس بات کا اظہار کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اسے اسی مامے نال گل کرنی ہے، یعنی بڑے ابے کے ساتھ بات کرنی ہے، ہم نے گھر کے مالک کے ساتھ بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب موجودہ حکومت کے ساتھ ہم بات کیوں کریں، ہمارے نزدیک تو یہ ارریلیونٹ لوگ ہیں، ہمارے نزدیک جو ریلیونٹ ہیں ہم ان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ہم سے بات کرنی چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں۔ اور دوسری جانب سے اس بات کا مسلسل جواب آ رہا ہے کہ جناب ہم نے آپ کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ اب اس سینیریو کے اندر، اس کھینچا تانی کے اندر جو ہر ایک فریق ہے وہ اپنا مکمل طور پر زور لگا رہا ہے۔ جس طریقے سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ مقتدرہ اس وقت اس حوالے سے بہت ہی زیادہ دباؤ کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس کے لیے مختلف آپشنز پر غور کے عمل کا آغاز کر دیا ہے، تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر ججز کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے سامنے بند نہ باندھا گیا اور اگر ججز کو گھٹنوں کے بل نہ جھکایا گیا، یا اگر میں محتاط الفاظ میں یہ کہوں کہ ججز کی اس زور کو نہ توڑا گیا، تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے سنگین خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اور ججز کے اس جو بڑھتے ہوئے رجحان ہے یا آگے اگریسیولی بڑھنے کا جو راستہ ہے اس کو کیسے کاٹا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے پاور ٹاکس ٹو پاور والے ہی فارمولے پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کے مقابلے میں ایسے وکلا کو اتارا جائے، اس طریقے سے لیگل ٹیم کو تشکیل دیا جائے یا اس طریقے سے اگریسو انداز کے حامل لوگوں کو سامنے لایا جائے جو ان کو ٹکر دے سکے۔ اسی صورت میں وہ ڈیفینسو پوزیشن میں جا سکتے ہیں اور دوسرا آپشن ابھی اسٹیبلشمنٹ استعمال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کو استعمال کرنا چاہتی ہے، اور وہ ہے آڈیو ویڈیوز۔ اور آڈیو ویڈیوز کا یہ کھیل اگر ججز کے حوالے سے شروع ہو گیا تو پھر یہ ایک نیور اینڈنگ سٹوری بن جائے گی، اور پھر یہ جو لڑائی اس وقت درون خانہ ہے یہ نہ صرف کھل کے سامنے آ جائے گی بلکہ اس لڑائی کے اور بھی زیادہ نقصانات کے سامنے آنے کا احتمال ہے۔ ادروائز اس وقت کے حالات کے اندر اور کچھ نہ کیا جائے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر موسٹ جج صاحب جنہوں نے اپنے چیمبر کے اندر ہائی آفیشلز کو بلا کر ٹیلی فون نمبرز کو ٹریس کرانے کے لیے ان کو 2.5 گھنٹے تک اپنے چیمبر میں بٹھائے رکھا، صرف وہی 2 لوگ اگر سامنے آ کر اس بات کا اعتراف کر لیں کہ جناب فلاں جج صاحب نے فلاں تاریخ کو اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہم سے یہ والا کام کرایا اور یہ نمبرز کو ٹریس کرایا اور ان نمبرز کے اوپر یہ والی بات کی گئی اور وہ ساری کی ساری باتیں جو ہوئی تھی وہ پراپرٹی سے ریلیٹ کرتی تھیں، تو معاملات بہت ہی زیادہ سنگین ہو جائیں گے۔ لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش ہے کہ وہ لیجسلیشن کے ذریعے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرے۔ اب لیجسلیشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس پارلیمنٹ کے اندر اکثریت ہو، اور پارلیمنٹ کے اندر اکثریت کے لیے جو کیس ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے تمام تر فیوچر اسٹریٹجیز کا تعلق سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس 13 رکنی بینچ کے فیصلے پر ہے جس نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ دینا ہے۔ اگر مخصوص نشستوں کا فیصلہ موجودہ حکومت یا الیکشن کمیشن آف پاکستان یا پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے خلاف آتا ہے تو پھر یہ لڑائی جو ہے وہ نہ صرف زیادہ ایکسپوزڈ ہو جائے گی بلکہ ممکنہ طور پر اس کا آؤٹ کم اور زیادہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا وہ بحال ہوتا ہے، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا جاتا ہے اور یہ مخصوص نشستیں گورنمنٹ کے پاس برقرار رہتی ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر پارلیمنٹ کی طاقت کے ذریعے آئین میں ترامیم کرتے ہوئے جو ایسے ججز ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں ان کو گھر بھی بھیجا جا سکتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت انہی لائنز کے اوپر عمل درآمد کر رہی ہے۔ اگر آپ
उस पेशरफ्त का जानना चाहें जिसका मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में जिक्र किया था कि इस्टेब्लिशमेंट ने अब ना सिर्फ अग्रेसिव अप्रोच को अपनाने का फैसला किया है बल्कि अग्रेसिव अप्रोच के हामिल अफराद को प्लांट भी कर दिया है, तो यह कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। एक अक्स है एक डॉक्यूमेंट का जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह वो जवाब है जो जनाब फैसल वाउदा साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू जमा कराया गया, जहां पर फैसल वाउदा साहब ने मुख्तलिफ सियासी रहनुमा जिनमें जनाब रऊफ हसन साहब भी शामिल हैं और पाकिस्तान जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सरबरा जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी शामिल हैं, उनके साथ साथ वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब की तकारीर के ट्रांसक्रिप्ट को भी शामिल किया गया, जो इस वक्त की तरफ इशारा करता है कि फैसल वाउदा साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जनाब अगर आपने मुझको सजा देनी है तो इन 3 लोगों को तो डेफिनेटली आपको डीप फ्राई करना पड़ेगा। जब तक इन 3 लोगों को भी मेरे साथ सजा नहीं मिलेगी तो ये बात आगे नहीं चलेगी। इसका मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपने साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन, जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबरा जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू पेश कर दिया है कि जनाब अगर गर्दन काटनी है तो अकेले फैसल वाउदा की गर्दन नहीं कटेगी, ये 3 गर्दनें भी साथ कटेंगी और ये 3 गर्दनें कटने का मतलब ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर इजाफा होगा और ये जो पॉलिटिकल प्रेशर है उसके नतीजे में जजेस के खिलाफ जो एग्रेसिव अप्रोच है वो ना सिर्फ सामने आएगी बल्कि जजेस के हवाले से ऐसी ऐसी चीजें भी सामने आएंगी जिनको जुटलाना या जिनका जवाब ना देना जजेस के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। खास तौर पर जब जजेस की फैमिलीज और जजेस के बच्चों के हवाले से, जजेस की नेशनैलिटीज के हवाले से, जजेस के बच्चों की बैरून मुल्क तालीम के हवाले से, तालीम के इखराजात के हवाले से और इस तरह की दीगर चीजें सामने आएंगी, तब जनाब इस मामले को रोक पाना मेरा नहीं ख्याल कि किसी के लिए मुमकिन होगा। लिहाजा ये जो इस वक्त पेशरफ्त हो रही है ये एक नेवर एंडिंग स्टोरी की तरफ जा रही है और इस वक्त मुझे ऐसे लगता है जैसे इस्टेब्लिशमेंट ने गवर्नमेंट के साथ और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर एक फाइनल वॉर का आगाज कर दिया है पाकिस्तान की जुडिशरी के खिलाफ। और देखने ये है कि इस लड़ाई के अंदर जीतेगा कौन, क्योंकि जो ही जीतेगा उसी का ही अब जो है ना, जिसे हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के ताकत के मरकज पर कब्जा होगा, हथौड़े का या डंडे का। ये लड़ाई है और इस लड़ाई का जो फतेह याब होगा वही असल तख्त जो है ना वो तख्त नशीन होगा। इस तख्त नशीनी की लड़ाई में देखते हैं कि कौन जीतता है और कौन हारता। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।